Hello students, this is Neha and this is our lecture number 3 in the series of most important topic for the board exam. Okay, I hope you are doing well. आप सभी लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर चुके होंगे अभी से. Okay, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. In last lecture we have covered 3 topics. Okay, हमने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो टॉपिक है वो कवर कर लिया था, बट हमारा थर्ड टॉपिक में मणिपुर टॉपिक रह गया था, राइट. एंड आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कमीशन मींस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट या लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स बने. ओके ओके अभी देखिए मणिपुर रह गया था हमारा, तो हम पहले मणिपुर कवर करते हैं. वेट, ओके राइट. हाँ, अब देखिए मणिपुर की इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर, ठीक है, ये बोध चंद्र सिंह, या ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इट इज़ बोध चंद्र सिंह. ठीक है, आप इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा. बोध चंद्र सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of the मणिपुर would be maintained. ठीक है, तो जो महाराजा थे मणिपुर के बोध चंद्र सिंह, उन्होंने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब होता था सॉरी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब होता था कि वो जो स्टेट है या वो जो प्रिंसली स्टेट है वो इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का ये मतलब हो गया कि वो जो पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट है वो इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है. अब देखिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, राइट, और ये अश्योर किया, इंडिया ने ये अश्योर किया मणिपुर को कि उसकी इंटरनल ऑटोनॉमी बनाई रखी जाएगी. ठीक है ना, इंटरनल ऑटोनॉमी कंटिन्यू रखी जाएगी, मेंटेन करके रखी जाएगी. अब देखिए सॉरी अब देखिए अंडर द प्रेशर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शन इन मणिपुर जून 1948 एंड स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब होता क्या है, मणिपुर के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं महाराजा को, ठीक है, कि भाई हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेसी चाहिए. तो ऐसे में महाराजा क्या करता है, प्रेशर में आके वहाँ पर इलेक्शन करवाता है. ठीक है ना, और जो मणिपुर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पर किंग अपनी पावर्स को शेयर करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ. ठीक है, जो भी पार्लियामेंट बनेगी उसके साथ वो अपनी पावर को शेयर करेगा, और जो किंग की पावर होगी वो लिमिटेड होगी या लिमिटेड की जाएगी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. तो वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की भी साथ में चल रही है. अब देखिए ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि द मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट. ठीक है ना, मणिपुर जो है वो फर्स्ट पार्ट बना इंडिया का, एन इलेक्शन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है ना, मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो ये आपको याद रखना है कि मणिपुर इंडिया का फर्स्ट पार्ट था जहाँ पर इलेक्शन करवाए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट. अब देखिए द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर एंड द पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज टू द दिस. अब देखो जो वहाँ की मणिपुर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी तो वहाँ पर पार्लियामेंट भी आया. अब पार्लियामेंट आया तो वहाँ पर जो स्टेट कांग्रेस थी वो तो इंडिया के साथ मर्जर चाहते थे, लेकिन बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो मर्जर नहीं चाहते थे. अब क्योंकि राजा ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया तो उसको उसे कांग्रेस के थ्रू, या आप कह सकते हो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके थ्रू भी पास करवाना था उसको. ठीक है ना, तो कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, बाकी की पार्टी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सेडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, महाराजा को प्रेशराइज करती है कि भाई आप क्या करिए, साइन करिए और इसको फाइनलाइज करिए. तो फिर सितंबर 1949 में राजा क्या करता है, विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर वो साइन कर देता है. ठीक है ना, तो जो भी वहाँ पर इलेक्टेड असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, राजा उससे कंसल्ट नहीं करता है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन फाइनली साइन कर देता है 1949 में, और इस तरह से मणिपुर का इंटीग्रेशन होता है. ये प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है ना, महाराजा बोधचंद्र सिंह. अब देखिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है. देखिए
अब यहाँ पर चैलेंज क्या था ये देखना है हमें, ठीक है ना। अब देखिए क्या बताते हैं, नाउ द चैलेंज वॉज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज matter of administrative decision and the linguistic and the cultural plurality of the country could be reflect without affecting the unity of the nation। अब हमारे सामने ये चैलेंज था कि हम क्या करें, अपनी इंटरनल बाउंड्रीज को इस तरीके से रीड्रॉ करें ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी हो और लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरलिटी भी दिखे, बट वो हमारी यूनिटी को किसी भी तरीके से इम्पेक्ट ना करे, ठीक है, नेगेटिवली अफेक्ट ना करे। ओके अब देखो, ड्यूरिंग द colonial एरिया स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन आइदर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और द सिंपली कोइंसाइड विद द टेरिटरीज अनेक्स बाय द ब्रिटिश। अब जब हम कॉलोनियल टाइम पीरियड की बात करते हैं, उस टाइम पे कैसे डिवीजन किया जाता था स्टेट का, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे, ठीक है। मान लो माउंटेन्स है, वैलीज है, तो क्या करेंगे, माउंटेन्स वाले एरिया को अलग कर देंगे और वैलीज वाले एरिया को अलग, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए उनका, उसके बेसिस पे कर देंगे, राइट। दूसरा वो कहते हैं कि और कैसे करते थे वो, अगर मान लो कोई भी पार्ट उन्होंने एनेक्स्ड किया तो सिंपली उसको भी उसके अंदर मिला लेंगे, तो इस तरीके से वो कर देते थे। एक मिनट, एक मिनट, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो गया है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रीड कर लेंगे। सॉरी। Our national movement had promised the linguistic state as the basis of formation of state। अब देखो, हमारे जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था उस टाइम ये प्रॉमिस किया गया था कि जो भी हमारे स्टेट्स बनेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस वो लैंग्वेजेस के बेसिस पे बनेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो फॉलो किया जाएगा, राइट। अब देखो, इनफैक्ट आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920 द प्रिंसिपल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेसिस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनफैक्ट नागपुर सेशन में इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज भी किया गया कि भाई जो भी हमारे स्टेट बनने चाहिए वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनने चाहिए, और बहुत सारे प्रोविंशियल कमिटीज भी बनाए गए, प्रोविंशियल कमिटीज जो है वो कांग्रेस की बनाई गई लिंग्विस्टिक जोन के बेसिस पे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे या उसके जो फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम पीरियड चल रहा है नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, उस टाइम पे लैंग्वेज के बेसिस पे प्रोविंसेस बन रहे हैं और ये प्रॉमिस किया गया कि स्टेट भी बनाए जाएंगे, राइट। सॉरी, एक्सक्यूज मी। अब देखिए, थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस द पार्टीशन, आवर लीडर फेल्ट दैट carving out state on the basis of language might lead to disruption and disintegration। अब ऐसा क्यों सोचा, जब फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम था तो वो सोच रहे थे कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाया जाए, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस उनका जो ये व्यू पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे हमने पहले ही पार्टीशन देख लिया था। तो हमारे लीडर्स के मन में ये डर था कि लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम अलग अलग स्टेट बनाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमारी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो जाए, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर क्या बताते हैं, अब देखिए, द डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज बाय द लोकल लीडर एंड द पीपल। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे नेशनल लीडर क्या सोच रहे हैं अब कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनना चाहिए, नहीं तो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। अब क्योंकि आपने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ये प्रॉमिस किया लोगों को, तो उनके मन में था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनना चाहिए। बट अब देखो उस टाइम पे फिर क्या हुआ, जो वहां पर लोकल लीडर्स थे, ठीक है, नेशनल लीडर्स के जो ये डिसीजन था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनना चाहिए, ये लोकल लीडर्स ने चैलेंज किया, ठीक है ना। प्रोटेस्ट बिगिन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ द ओल्ड मद्रास। अब क्या होता है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है तेलुगु स्पीकिंग एरिया ओल्ड मद्रास प्रोविंस में, ठीक है, जो कि अभी के तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका को भी इंक्लूड करता था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि मद्रास के प्रोविंस में प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है जो कि तेलुगु स्पीकिंग लोग होते हैं, ओके। अब देखो, द विशाल आंध्रा मूवमेंट एज द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्र प्रदेश। तो याद रखना है आपको कि विशाल आंध्रा मूवमेंट क्या था, मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्र प्रदेश, ठीक है। डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेट फ्रॉम द मद्रास। तो ये बोलते हैं कि भाई तेलुगु स्पीकिंग जो एरिया है ना, आप उसको अलग करो मद्रास से, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, एक अलग आंध्र प्रदेश चाहिए और आप तेलुगु स्पीकिंग लोगों को मद्रास से अलग करो, सेपरेट करो। प्रोविंस ऑफ विच दे वर अ पार्ट टू बी मेड इनटू अ सेपरेट आंध्र प्रोविंस। तो सिंपल सी बात है, वो सेपरेट आंध्र प्रदेश चाहते थे। Nearly all the political force in the Andhra region were in favor of linguistic recognition and the movement gathered momentum as a result of the central government vacillation, ठीक है। अब देखो,
अब ये क्या बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का स्टैंड था, ठीक है, वो ना कीप चेंजिंग, वो बार बार बदल रहा था, कोई आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं था उस टाइम पे। और ये जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे मूवमेंट चल रहा था, ये बहुत ज़्यादा ही मोमेंटम गेन करता जा रहा था। अब होता क्या है, एक कांग्रेस लीडर होते हैं जो कि गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो भी करते हैं, पोटी श्री रामुलु। अब ये क्या करते हैं, वेंट ऑन एन इनडेफिनिट फास्ट दैट लेड टू हिज डेथ आफ्टर 56 डे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, श्री रामुलु जो है वो कांग्रेस लीडर होते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई हमें आंध्र प्रदेश एक सेपरेट स्टेट चाहिए, और जब तक आप हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं करते तब तक मैं क्या करूँगा, इनडेफिनिट टाइम के लिए फास्ट पर चला जाऊँगा। और ये चले जाते हैं, जिसके बाद 56 डेज तक ये फास्ट कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद इस एरिया में, ठीक है, ओल्ड मद्रास प्रोविंस में आंध्र प्रदेश बनाने को लेकर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, ठीक है, वायलेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को ये अनाउंस करना पड़ता है कि आंध्र प्रदेश एक सेपरेट स्टेट बनेगा, ठीक है। सो द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश एज अ सेपरेट स्टेट इन दिसंबर 1952। तो ये आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश 1952 में फर्स्ट स्टेट बना लैंग्वेज के बेसिस पे, और जो लीडर थे पोती श्री रामुलु, ये इनकी वजह से हुआ, ठीक है ना, इनका एक बड़ा योगदान रहा। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपॉइंटिंग अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953 टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। अब क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आने लग जाती है लैंग्वेज के बेसिस पे न्यू स्टेट बनाने की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक कमीशन अपॉइंट कर देती है, ठीक है, 1953 में, कि भाई स्टेट की बाउंड्रीज को रीड्रॉ कैसे किया जाए। द कमीशन इन इट्स report accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of the different language। अब जो ये कमीशन होती है ये कहती है कि ठीक है, ये एक्सेप्ट करती है कि भाई जो बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। बट आपको ये याद रखना है कि इन्होंने ये रिजेक्ट किया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी कंट्री में क्या होगा, बहुत सारे स्टेट्स बन जाएंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में तो मल्टीपल लैंग्वेज बोले जाते हैं, तो वन लैंग्वेज वन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा ये। सॉरी ये काम नहीं कर रहा है थोड़ा, इट्स ओके, वी विल मैनेज, इट्स ओके। चलो अब देखो क्या बताते हैं, अब जब वो अपनी रिपोर्ट दे देते हैं और इसमें बोलते हैं कि ठीक है लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को बनाना चाहिए, वो इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड। तो इसी के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पास किया जाता है। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। तो आपको ये याद रखना है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पास होता है 1956 में, इसके बेसिस पे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए जाते हैं, राइट। उसके बाद कंक्लूजन अगर हम देखें तो लिंग्विस्टिक स्टेट डिड नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एज मैनी हैड फियर्ड अर्लियर, ऑन द कंट्री इट स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी। तो हम देख सकते हैं कि पहले ऐसा माना जा रहा था लीडर्स के थ्रू कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनेंगे वो हमारी कंट्री को वीक करेंगे, डिसइंटीग्रेट कर देंगे कंट्री को, बट ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये हमारी कंट्री को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, नेशनल यूनिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर जो बहुत सारे स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने हैं, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, साउथ में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारी कंट्री की यूनिटी को और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हमारी जो कंट्री का एक कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी के बेस पे कंट्री चलती है, उस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एंड एक्सेप्टिंग, देखो, इट वॉज अ चॉइस इन द फेवर ऑफ रिकोगनाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंसेज एंड विच कुड एट टाइम टू बी oppositional. Democracy in other words was associated with the plurality of idea and way of life। तो क्या कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब भी यही है कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेस होना चाहिए, ठीक है, और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, अपोजिशन को भी अपने एक्सेप्ट करेंगे, और एसोसिएशन होता है प्लूरलिटी का, ठीक है ना। हमारी कंट्री के अंदर वैसे भी देखो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या है, एक एसोसिएशन है विथ प्लूरल आइडियाज, ठीक है ना। मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन लेटर पीरियड वॉज टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क। और बहुत जब हम आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर तो हम देखेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर आगे बढ़ाया गया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, रिवीजन में किसी तरीके से हेल्प होता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।